प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारा अध्याय था केंद्र सरकार अध्याय 6, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पिछली कक्षा में कल सर्वोच्च न्यायालय के संगठन के बारे में चर्चा की थी। अब है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कल हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एकीकृत है। एकीकृत होने के साथ साथ भारत में न्यायिक प्रणाली है वो त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली, जिसके सर्वोच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन व क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। इसी के साथ ही संविधान के भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ये तो भाग हो गया संविधान का। ये भाग है संविधान का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूरे संगठन व क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। अब इसके पश्चात हम क्षेत्राधिकार को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सबसे पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 131, यहाँ यह महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी ऐसे मामले जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी, उनका वर्गीकरण किया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि ऐसे मामले या ऐसे विवाद जिनकी सुनवाई किसमें होगी, सर्वोच्च न्यायालय में, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 131 में। इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार का अर्थ है केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय। अब अनुच्छेद 131 में इस पर व्यापक चर्चा की गई है कि ऐसे कौन से विवाद होंगे। ऐसे विवादों को हम 3 भागों में बांटते हैं। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार को कितने भागों में हमने विभक्त किया? 3 पार्ट। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से, इनके बारे में हम देखते हैं। इन 3 पार्टों में सबसे पहला है भारत संघ वर्सेस एक या अधिक राज्य। भारत संघ बनाम एक या एक से अधिक राज्य, या एक से अधिक राज्यों, एक राज्य भी हो सकता है और एक से अधिक राज्य, इनसे संबंधित जो विवाद है, उन विवादों की सुनवाई कहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। फिर उसके बाद संघ के राज्य या राज्यों के मध्य विवाद। संघ बनाम राज्य हो, एक राज्य हो सकता है, संघ बनाम एक से कई राज्य हो सकते हैं, और संघ बनाम राज्यों का एक समूह हो सकता है, या राज्यों के 2 समूह आपस में हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति जहां, इसको हम सरल तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक पक्ष में संघ हो, दूसरे पक्ष में राज्य हो, या ऐसी स्थिति एक तरफ एक से अधिक राज्य हो और दूसरी तरफ भी एक से अधिक राज्य हो। इन दोनों ही स्थितियों के जो विवाद है वो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई होगी। अब तीसरी है संवैधानिक विषयों पर दो या अधिक राज्यों में विवाद। यानी 2 राज्यों के बीच या 2 से अधिक राज्य भी हो सकते हैं संवैधानिक विषयों के संबंध में। संवैधानिक विषयों के अंतर्गत हम कई
तरह के मामले देखते हैं, जैसे नदी या जल के बंटवारे के संबंध में, या प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में, या हम कह सकते हैं परिवहन से संबंधित, या ऐसे कई मामले जो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न करते हैं। ऐसे विवादों की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में होगी, और वो होगी प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अब इसके पश्चात हम देखते हैं प्रारंभिक समवर्तीय क्षेत्राधिकार, जो इसका दूसरा भाग है, प्रारंभिक समवर्तीय क्षेत्राधिकार। अब है प्रारंभिक समवर्ती, समवर्ती का अर्थ है समान रूप से। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है, और मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व जब सर्वोच्च न्यायालय का है तो ऐसा मामला जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हो, ऐसा मामला जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा हो, वह सर्वप्रथम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, दोनों में कहीं पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें ये उस पक्ष पे निर्भर करता है, वो सर्वप्रथम उच्च न्यायालय में आ सकता है या उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में दोनों ही न्यायालयों को समवर्ती समान रूप से क्षेत्राधिकार दिया गया। अगर हम व्यापक रूप से देखें, अगर व्यापक रूप से हम इस पर चर्चा करें तो यहाँ उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से व्यापक है, क्योंकि अगर इसमें हम देखते हैं तो उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों पर भी अपील या आदेश जारी कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर अपील जारी कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला हो, वह प्रारंभिक समवर्तीय क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसके बाद अगला हमारा बिंदु है, वह है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपील करने का अधिकार। हमने देखा है कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय, वह राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपील का क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ व्यापक रूप से अपीलीय क्षेत्राधिकार को प्रस्तुत किया गया है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहला मामला है वह है संवैधानिक अनुच्छेद 132 संवैधानिक अपील। यहाँ यह प्रावधान किया गया, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि अनुच्छेद 132 के तहत विवाद में संविधान की व्याख्या संविधान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण या सारवार प्रश्न है, तो उस प्रश्न पर सुनवाई है वो किसके द्वारा होगी? वो हम कह सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। एक बार फिर देखिए, संवैधानिक मामला, संवैधानिक के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132 के तहत यदि उच्चतम न्यायालय यह उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या या संविधान से संबंधित कोई सारवान या महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस संबंध में अपील है वह उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं भाग बी, दीवानी अपील। दीवानी अपील के संबंध में प्रावधान यह है कि दीवानी मामले, यानी जिसे हम कह सकते हैं सामान्यतः अंग्रेजी में कहा जाता है सिविल मामले, ऐसे मामले जो धनराशि से संबंधित हो, एक धनराशि से संबंधित आधारित मामलों या वित्तीय मामलों को हम सामान्यतः दीवानी मामले कह सकते हैं। इन दीवानी मामलों के अंतर्गत प्रावधान यह है कि अनुच्छेद 133 मूल संविधान में अनुच्छेद 133 में यह प्रावधान था कि 20,000 सीमा कितनी थी, 20,000 की राशि से अधिक का मामला हो तो वह उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। किंतु यहाँ एक परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन हुआ 30वें
संवैधानिक संशोधन द्वारा। तीसवां संवैधानिक संशोधन 1973 1973। अनुच्छेद 133 में यह प्रावधान किया गया कि जो 20,000 की सीमा थी उस सीमा को समाप्त किया गया और 1973 के बाद से 30वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1973 के बाद से इस 20,000 की सीमा को समाप्त करते हुए ये निर्धारित किया गया कि किसी भी तरह का दीवानी विवाद है उसे उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसके पश्चात अगला बिंदु हम देखते हैं वो है फौजदारी मामले, फौजदारी या दांडिक विषय के मामले। इन दांडिक विषयों के मामलों के संबंध में हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामले जहां उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती। अनुच्छेद 134 के बारे में हम यहाँ देखते हैं कि अनुच्छेद 134 में यह प्रावधान किया गया है कि 3 ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। कैसे? जैसे देखिए, पहली स्थिति क्या है? किसी उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय में किसी विवाद में अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, जिसे नीचे के न्यायालय ने अपराध मुक्त कर दिया। भाई, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, सबसे ऊपर SC, फिर इसके बाद HC और फिर इसके बाद DG, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब मान लो यहाँ HC हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी मामले को पलटते हुए जिसमें इसने अपराध मुक्त किया था, उसे हाई कोर्ट ने मृत्युदंड दे दिया, यानी डेथ पेनल्टी दे दी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। एक बार फिर देखिए, उच्च न्यायालय ने नीचे का न्यायालय जिसमें व्यक्ति को, अपराधी को दंड मुक्त यानी अपराध मुक्त किया गया, किसने किया? जिला न्यायालय ने। उसको हाई कोर्ट ने क्या दिया? मृत्यु दंड। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, दूसरी स्थिति में क्या होता है कि हाई कोर्ट ने किसी नीचे के मामले में, यहाँ हाई कोर्ट ने किसी नीचे के मामले को अपने यहाँ मंगवा दिया। केस ट्रांसफर कहाँ हो गया? डीजे से हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में जब केस आया तो हाई कोर्ट ने अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया, यानी कि यहाँ निर्णय नहीं हुआ, निर्णय होने से पहले केस को यहाँ मंगवा लिया गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उसे मृत्युदंड दे दिया हो, डेथ पेनल्टी दी हो। तो ऐसी स्थिति में भी अपील कहाँ होगी? SC में, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब इसके पश्चात तीसरी स्थिति, तीसरी स्थिति क्या होगी? तीसरी स्थिति की यदि हम चर्चा करते हैं, आर्टिकल 134 अनुच्छेद 134 धारा 1 में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि विवाद में को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि हाईकोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि मामला SC सुप्रीम कोर्ट में जाने योग्य है तो उस मामले की अपील कहाँ की जाएगी? उच्चतम न्यायालय में। तो ये हो गया अनुच्छेद 134 के तहत। अब इसके पश्चात हम देखते हैं अनुच्छेद 135 विशिष्ट अपील। विशिष्ट अपील क्या है? विशिष्ट अपील के बारे में यदि हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 135 में यह प्रावधान है कि ऐसे मामले जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, ऐसे मामलों पर जो इन ऊपर वाली इन किसी श्रेणी में नहीं आ रहे, ऐसे मामलों की सुनवाई जहाँ
सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है तो अनुच्छेद 135 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों को अपने पास प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है। तो अनुच्छेद 135 के अंतर्गत प्रावधान है कि विशेष मामलों को विशेष अनुमति मिलती है इसमें, जिसके अंतर्गत भारतीय न्याय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय, सैनिक न्यायालय को छोड़कर, यहाँ एक पाबंदी रहेगी, वो पाबंदी होगी सैनिक न्यायालय। सैनिक न्यायालय के निर्णय को उसमें चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अनुच्छेद 135 के तहत विशिष्ट तरह के विशेष प्रकृति के मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब इसके पश्चात हम देखते हैं अपील के लिए विशेष आज्ञा। अपील के लिए विशेष आज्ञा, अपील के लिए विशेष आज्ञा, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 136 में। अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 135 लगभग समान है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। यहाँ व्यक्ति उच्चतम न्यायालय को उस मामले की सुनवाई करने की अपील कर सकता है। यहाँ एक पक्ष अपील कर सकता है कि इस विशेष, यह मामला एक विशेष प्रकृति का है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुनवाई करे। किंतु अनुच्छेद 136 के अंदर यह उल्लेख है कि अपील के लिए विशेष आज्ञा देने की शक्ति, ये शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। सुप्रीम कोर्ट जो भारतीय राज्य के किसी भी न्यायाधिकरण, या हम कह सकते हैं सैनिक न्याय, यहाँ पर भी वही अपील लागू होगी। सैनिक न्यायालय मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर, मिलिट्री कोर्ट को छोड़कर अन्य जितने भी मामले हैं उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 136 के तहत अपील की जा सकती है। यहाँ एक चीज हम देखते हैं, अनुच्छेद 135 और 136 में ज़्यादा समानताएं हैं, किंतु हम यह देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 132 से लेकर अनुच्छेद 136 के अंतर्गत, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्टिकल, या ये जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों में अपील के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार की हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 143 में इसका उल्लेख किया गया है कि परामर्श संबंधी, यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी सार्वजनिक मामले से संबंधित ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न या सारवान प्रश्न उत्पन्न हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जाता है। यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे मामले पर परामर्श मांग सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय जो परामर्श देता है उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना यह राष्ट्रपति के विवेक पे निर्भर करेगा। यानी सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 143 के तहत जो परामर्श संबंधी शक्ति है उसके तहत वह उससे परामर्श मांग सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? वो है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है और उस परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना यह राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा। अब उसके पश्चात है अभिलेख न्यायालय, जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ क्या है? अभिलेख न्यायालय के होने का आशय हम दो बिंदुओं में देखते हैं। ये दो बिंदु कौन कौन से हैं? ये दो बिंदु, सबसे पहला बिंदु,
इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वह सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार होंगे और उनकी प्रामाणिकता के संबंध में किसी तरह का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो किस रूप में, साक्ष्य एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। देखते हैं हम कई ऐसे समान मामले होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को अधीनस्थ न्यायालय है वो उसे लागू करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वह सभी न्यायालयों में मामलों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनके प्रामाणिकता के संबंध में किसी तरह का कोई विवाद या प्रश्न उपस्थित नहीं किया जा सकेगा। अब हम देखते हैं ऐसा दूसरा प्रावधान क्या है। इसके अंतर्गत दूसरा प्रावधान यह है कि उच्चतम न्यायालय को, एससी को, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, जिसे सीसी कहा जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायिक अवमानना, न्यायिक अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। न्यायिक अवमानना के लिए किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है, जिसे कहा जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। न्यायिक अवमानना, न्यायालय के निर्णय की अवमानना के लिए वह किसी प्रकार का दंड देने की शक्ति रखता है। तो इस प्रकार इन दोनों प्रावधानों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अब इसके पश्चात छठा बिंदु है मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकार हम सभी जानते हैं कि संविधान के द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। यह मूल अधिकार संख्या में कितने हैं? 6 मूल अधिकार है। इन 6 मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व, इनका रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिनियम कहा जाता है, इस अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार है। इसके तहत अनुच्छेद 139, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 139 के तहत, अनुच्छेद 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट है वह 5 तरह की आदेश जारी कर सकता है। अब यह 5 आदेश कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वो हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर इसके पश्चात दूसरा हम देखते हैं वह है परमादेश, तीसरा हम देखते हैं वो है प्रतिषेध, चौथा हम आदेश देखते हैं तो वह आदेश है अधिकार परीक्षा, और पांचवा हम आदेश देखते हैं तो वह आदेश है वह है उत्प्रेषण। इस तरह से हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 तरह के आदेश जारी किए जा सकते हैं। ये 5 आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ यह होता है कि जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तारी की गई है तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि उसे 24 घंटे के अंदर सशरीर उपस्थित किया जाए। तो यह हम कह सकते हैं अवैध या गैर कानूनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया जा सकता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का अर्थ क्या? परमादेश यानी कि वह यहाँ न्यायालय यह आदेश जारी कर सकता है किसी गैर कानूनी नियम या आदेश को रोकने के लिए कि कानून के हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्टे के रूप में यह आदेश होता है किसी
न्यायाधिकरण के किसी डिक्री या आदेश को रद्द करते हुए उसके स्थान पर न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जा सकता है, जिसे कहा जाता है परमादेश। फिर इसके पश्चात है तीसरा अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का अर्थ है क्योरो वारंट, यानी जिसके अंतर्गत न्यायालय यह पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार या किस शक्ति के तहत आदेश जारी किया या निर्णय दिया। प्रतिषेध का अर्थ होता है कि निर्णय पर रोक लगाना। किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय को पुनर्विलोकन कर उस पर रोक लगाने का कार्य है, या किसी आदेश को रद्द करने का जो आदेश है वो है प्रतिषेध के तहत। और अगला है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण के अंतर्गत निम्न स्तर के या नीचे के न्यायालय के किसी आदेश को बदलने के लिए या चल रहे किसी मामले की सुनवाई के लिए उच्चतर न्यायालय है वो नीचे के न्यायालय से उस मामले को अपने पास मंगवा सकता है। तो इस प्रकार के या 5 आदेश है उनको जारी कर सर्वोच्च न्यायालय व मौलिक अधिकारों के रक्षक का कार्य निर्वाह करता है। अब इसके पश्चात जो अंतिम पॉइंट हमारा वो 7वां है, वो है संविधान संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहलाता है यह? जुडिशियल रिव्यू। संविधान का संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से यह व्यवस्था हमने ग्रहण की है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों और संविधान संरक्षण का जो सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व है, उस दायित्व के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132। इन दोनों अधिनियमों में यह प्रावधान है कि संविधान के संरक्षण का कार्य या न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसे प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को। इस शक्ति का उपयोग करते हुए यदि संविधान के अतिक्रमण या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित संघीय संसद या राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित किसी विधि की वैधानिकता की जांच न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा सकती है। और यदि वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी विधि को अवैधानिक करार देने की शक्ति भी इन्हें प्राप्त है। अवैधानिक कर देने की शक्ति, यानी गैर कानूनी। जैसा कि एक उदाहरण अभी आपने सुना होगा, कुछ समय पहले चर्चा में मामला था न्यायिक नियुक्ति आयोग नजरा, जो संविधान संशोधन विधेयक था, जो संघीय संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का उपयोग करते हुए उसे अवैधानिक घोषित किया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान संरक्षण का जो न्यायालय पर महत्वपूर्ण दायित्व है उसे वह इन शक्तियों के माध्यम से पूर्ण करता है। अब यहाँ हम देखते हैं कुछ संबंधित 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 138। इसमें अनुच्छेद 137 के अंतर्गत प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट अपने किसी मामले का पुनर्विलोकन कर सकता है। जैसा कि आपने सुना होगा केशवानंद भारती बनाम भारत संघ विवाद, गोलकनाथ बनाम भारत संघ विवाद, तो ऐसे के तहत सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के तहत अपने निर्णय को पुनर्विलोकन कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है। अब है अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है। अब आज का होमवर्क,
उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। यह 7 अंक का प्रश्न है। डिस्क्राइब द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शंस पावर, क्षेत्राधिकार ज्यूरिडिक्शन शब्द का भी उपयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका होमवर्क है, इसे आप अच्छे तरीके से कीजिए। एक बार फिर देख लीजिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील के लिए विशेष आज्ञा, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान का संरक्षण। इन 7 बिंदुओं का वर्णन आपको इस प्रश्न के उत्तर में करना है। धन्यवाद।